वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 10, जिसका नाम है व्रत। आप कक्षा 9 में एक प्रश्नावली पढ़ के आए हैं जिसका नाम है व्रत, है ना। तो वहां बताया गया है व्रत की परिभाषा और उससे संबंधित कुछ शब्दावली। उम्मीद है सबको पता होगी व्रत की परिभाषा। नहीं पता है? चलो अच्छी बात। कौन बताएगा व्रत की परिभाषा? बहुत अच्छे। और कौन बताएगा? बोलिए। ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। आपकी परिभाषा ठीक है। और बोलिए, कौन बोलेगा? व्रत की परिभाषा कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं आप? हाँ, शाबाश। इधर देखिए, देखिए व्रत की परिभाषा समतल में स्थित। आपकी ठीक थी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सही नहीं थी, लेकिन ये देखना चाहिए और ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। समतल में स्थित, समतल का मतलब प्लेन। ये मैं बोर्ड पर बनाऊं, है ना। देखो क्या होता है, अभी इसको और विस्तारित रूप से पढ़ेंगे ना कक्षा 11वीं में, तो वहां समतल पर स्थित और वायु में स्थित 3 बिंदु लिए जाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला ये समतल पर स्थित। द्विविमीय ज्यामिति होती है और त्रिविमीय ज्यामिति होती है ना। इसलिए मैं उसको कमेंट करके बता रहा हूँ। समतल पर स्थित ये बोर्ड है, ये बोर्ड समतल माना जाएगा। समतल पर स्थित किसी नियत बिंदु से, नियत का मतलब फिक्स पॉइंट, नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद व्रत कहलाता है। ये नियत बिंदु है, नियत बिंदु से अचर दूरी। जैसे हम प्रकार खोलेंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे? प्रकार खोलेंगे तो प्रकार की नोक को एक बिंदु पर रखते हैं, एक बिंदु पर रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? नियत बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, व्रत बनाते समय ऐसा तो नहीं करेंगे, प्रकार यहाँ लिख ली, रख ली, फिर यहाँ रख ली, फिर यहाँ रख ली, ऐसे करके व्रत बन जाएगा? ये नहीं बनेगा। एक निश्चित बिंदु मानना पड़ेगा। इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और निश्चित दूरी तक प्रकार को खोलेंगे। कितनी दूरी तक? कोई भी निश्चित दूरी ले लेंगे, उसको प्रकार तक खोलेंगे, फिर ऐसे करके क्या करेंगे? घुमाएंगे। ऐसा करेंगे, पहले इतनी ली, फिर इसको बढ़ा दिया, फिर कम किया, फिर कम किया या बढ़ाया, तो व्रत बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। आपने बनाया होगा व्रत कई बार ऐसे करके, है ना। तो समतल में स्थित नियत बिंदु से अचर दूरी पर, कितनी भी दूरी हो, कितनी दूरी हो? अचर। अचर का मतलब कोई भी आप 1 2 3 4 कितनी भी मान सकते हो। अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद, यानी कि इस, मान लो मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि ये बिंदु यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु लिया, ये बिंदु यहाँ से कितनी दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर और भी बिंदु होंगे। ऐसे कितने बिंदु होंगे? ऐसे कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे। इनकी क्या परिभाषा है? ये सभी बिंदु कितनी दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर की। कितनी दूरी पर है? कंपन लग रहा है, लेकिन हकीकत में तो होगा, है ना। वो चित्र बनाते समय कंपन लग रहा है। तो ये समतल में स्थित किसी बिंदु से कितनी दूरी होगी? ये नियत दूरी होगी। 2 सेंटीमीटर लिया तो 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद क्या कहलाएगा? व्रत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्रत कहलाएगा। परिभाषा समझ में आई? परिभाषा समझ में आई? समतल में स्थित नियत बिंदु से अचर दूरी पर, यहाँ से कितनी भी हमने अचर दूरी मान ली, तो अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद क्या कहलाएगा? व्रत कहलाएगा। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, वहां तक प्रत्येक पॉइंट की होगी। कितने पॉइंट की होगी? और ऐसे ऐसे कितने पॉइंट बनेंगे? यहाँ अनंत पॉइंट बनेंगे। तो आप पहले हेडिंग लिखो व्रत। बात नहीं करेंगे। देखो, समतल में स्थित, समतल बोलना जरूरी हो जाएगा, ध्यान रखना। समतल में स्थित नियत बिंदु से समतल में स्थित नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित, नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित, अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ
बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। आप क्यों नहीं लिख रहे? चलो अच्छी बात, लुक की गई है। समतल में स्थित नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का, ये क्या है? ये बिंदुओं का बिंदु पथ। ऐसे अनंत बिंदु होंगे, उन बिंदुओं का क्या है? एक बिंदु पथ, बिंदुओं का रास्ता। और ये सभी बिंदु इस बिंदु से कितनी दूरी पर है? एक अचर दूरी पर है, वृत्त कहलाता है। लिख लिया? अच्छा, जो नियत बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? इसको अक्सर हम ओ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे? और जो अचर दूरी मानी ना, अचर दूरी, ये अचर दूरी थी, इस अचर दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगली लाइन में डैश लगा के लिखो, अगली लाइन में डैश लगा के लिखो, नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र, नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, तथा अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चित्र बना लीजिएगा और ये लिख लो, ये केंद्र होगा, ये अचर दूरी है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक सर्किल बना लीजिएगा, वृत्त बना लीजिएगा। कल से सभी प्रकार और ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास रखें, काम आएगा, है ना? शाबाश, इधर ध्यान दो। क्या लिखेंगे? नियत बिंदु को, लिख लिया? लिख लिया? नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। भले ही पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। व्यास, जीवा, चाप, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। अभी रुको, पहले इन बिंदुओं को समझो। ये सभी कक्षा 9 की बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, वो बातें नहीं करेंगे। जीवा क्या होती है, चाप क्या होती है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड और व्यास, 9 की बातें। चलो मैं लिखा नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जरूरत पड़े तो बताना, मैं लिखा भी दूंगा। आपको ऐसा लगे कि नहीं लिखा तो लिखा भी दें। ये आपका व्रत है, जीवा क्या हो गया? जीव निकाल के नहीं बतानी है, वो जिब्या होती है। क्या होती है वो? जिससे हम बोलते हैं वो क्या होती है? जिब्या। और ये क्या है? जी वाह वाह। हाँ, इधर ध्यान दो, जीवा क्या होगी? व्रत की, अच्छा ये व्रत की क्या होती है? परिधि होती है। ये व्रत की क्या होती है? परिधि। तो व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदु, मान लो ए और बी व्रत की परिधि पर स्थित हैं। ए व्रत की परिधि पर ए बिंदु है, दूसरा बिंदु बी है। क्या ढंग से समझो तब समझ में आएगा, है ना? ये दावत नहीं चल रही है, रसगुल्ला वाला अपने आप दे जाएगा, समझोगे तब समझ में आएगा ये। अच्छा, वास्तव में पढ़ो तो रसगुल्ला से मीठा लगेगा ये, ढंग से समझोगे तो, है ना? समझना पड़ेगा। पर व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदु है, व्रत की परिधि पर स्थित इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाता है ना? व्रत की क्या कहलाएगा? व्रत की परिधि पर दो बिंदु होंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाता है। आप हेडिंग लिखो, जीवा।
लिखो, वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। वृत्त की जीवा कहलाता है। चित्र बना लो। यहाँ जीवा कौन है? ए बी। चित्र मान लो, एक वृत्त बनाओ, उसमें दो बिंदु लो, उनको मिलाओ। रुको जरा, हाँ जी, मैंने क्या बोला? वृत्त की परिधि पर स्थित या वृत्त पर, है ना, वृत्त की परिधि पर स्थित या ऐसे ही बोल सकते हो, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। अच्छा, एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? अनंत, क्योंकि जो वृत्त है वो अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ है। वृत्त है वो अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ है, तो अनंत बिंदु होंगे, कहीं भी और भी खींचते जाओ। एक बिंदु, जहाँ दो बिंदु लो कोई भी, उनको मिलाओ, ऐसे करके अनंत हो जाएंगे। एक वृत्त में अनंत जीवा खींची जा सकती हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात, एक जीवा, अच्छा ये ऐसे हम जीवा बनाएंगे, ये वृत्त का केंद्र है। अच्छा, गौर से समझना, इधर ऐसे जीवा बनाई, इधर देखो, ऐसे जीवा बनाई, तो इन जीवाओं में सबसे बड़ी जीवा कौन है? सबसे बड़ी जीवा वही होगी जो केंद्र से होकर गुजर के जाएगी, और केंद्र से होकर के गुजर के जाएगी उसको क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये और समझो, यहां से देखो, ये सबसे बड़ी है, बातें छोटी ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी, सबसे छोटी ये है। तो जीवा वृत्त के केंद्र से जितनी दूर होती चली जाएगी उतनी क्या हो जाएगी? वो छोटी हो जाएगी। जितनी दूर होती जाएगी उतनी क्या हो जाएगी? देखो, ये थोड़ी नजदीक है इसके, तो इससे कम छोटी है। ये थोड़ी अधिक दूरी पर हुई तो इससे छोटी होगी ना, ये अधिक दूरी पर हुई इससे भी छोटी हो गई। तो वृत्त की जीवा होगी वो केंद्र से जितनी दूरी पर होगी उतनी दूरी पर क्या होगी? उतनी वो उनसे छोटी होगी, है ना। तो आगे एक लाइन लिखो डेस्क लगा के। ऐसी जीवा, ऐसी जीवा, ऐसी 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 जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वह वृत्त का व्यास कहलाती है। वह वृत्त का व्यास कहलाती है। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। फुल स्टॉप। नीचे से लिखो, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है तथा त्रिज्या से 2 गुनी होती है। तथा त्रिज्या से 2 गुनी होती है। त्रिज्या से कितनी होगी? 2 त्रिज्याएं मिलकर के एक व्यास बनाती है। देखो, ये त्रिज्या हुई,
ये भी त्रिज्या की परिभाषा केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? एक त्रिज्या ये हो जाएगी, एक त्रिज्या हो जाएगी, दो त्रिज्या मिलेंगे तब जाके क्या बन पाएगा? व्यास करो। और त्रिज्या नहीं होगी क्योंकि केंद्र से दूरी होती है। अच्छा ऐसे यू बना सकते हो, यू बना सकते हो, ये सब क्या होंगे? व्यास। केंद्र से होकर गुजरेगा, दो बिंदुओं को टच करेगा, क्या कहलाएगा? वो व्यास कहलाएगा। ठीक है। अच्छा अब आपका जीवा हो गया, व्यास हो गया, चाप बचा। चाप क्या होता है? चाप समझो। अच्छा वो एक खाने वाला आइटम होता है, वो मुझे ना चाप। बढ़िया साहब, इधर देखो, अब समझो चाप को समझो। वृत्त की परिधि पर दो बिंदु होंगे, ए और अभी भी थे, ए और बी, पर वहां हमने ए और बी को मिलाया। वहां हमने क्या किया? ए और बी को मिलाया। वृत्त पर स्थित दो बिंदु ए और बी, तो एक जे भाग हो गया। ये वृत्त को कितने हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं? एक तो जो मैंने अभी नीले से मार्क किया है ये हिस्सा, और एक ऊपर वाला। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करें, ये दोनों भागी वृत्त के क्या कहलाएंगे? चाप कहलाएंगे। ये नीचे वाले भाग को भी क्या बोलेंगे? चाप। और ऊपर वाले भाग को भी क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। नीचे वाले भाग को भी चाप बोलेंगे, ऊपर वाले भाग को भी चाप बोलेंगे। अब दोनों को अलग अलग कैसे दिखाएं? ये छोटा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लघु चाप। और ये बड़ा है तो इसको आप हेडिंग लिखो चाप। अच्छा इस चाप का भी नाम ए बी होगा क्योंकि ए से बी तक जा रहा है, और इसका भी नाम क्या होगा? ए बी होगा। ए और बी से होकर गुजर रहा है। तो आप देखो वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करते हैं, जो दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं, तो वे दोनों भाग चाप कहलाते हैं। तो वे दोनों भाग चाप कहलाते हैं। तो वे दोनों भाग चाप कहलाते हैं। इसमें से छोटे भाग को लघु चाप, इसमें से छोटे भाग को लघु चाप तथा बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। इसमें से छोटे भाग को लघु चाप तथा बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। आप आकृति बना लो और ये निर्देशित कर दो, ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। बना लिया चित्र? बना लिया ना? छोटे भाग को लघु चाप और बड़े भाग को दीर्घ चाप। अब नंबर किसका आया? वृत्तखंड का। नंबर लेके काम कर रहे हैं एक एक तरह। आजा वृत्तखंड, बातें नहीं करेंगे।
वृत्तखंड का क्या अर्थ होगा? वृत्तखंड, वृत्त का हिस्सा, वृत्त के खंड। तो देखिएगा, वृत्त के खंड, वृत्त को दो भागों में विभाजित कौन करता है? एक वृत्त की जीवा, मतलब एक जीवा है ए बी, एक जीवा है ए बी। अब ये ए बी जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रही है। देखो एक भाग ये हो गया वृत्त का, और एक भाग ऊपर वाला हो रहा है। कितने उससे वृत्त के? यही क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। अब ऊपर वाला भी वृत्तखंड है, नीचे वाला भी वृत्तखंड है। तो जो छोटा है तो उसको क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? और ये बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। बात समझ में आ रही है? ये छोटा हिस्सा है तो इसको क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा हिस्सा है तो इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। तो हेडिंग लिखो आप वृत्तखंड। लिखो वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। वृत्त की एक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। तो ये दोनों भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। तो ये दोनों भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। देख लिया? जिसमें से छोटे भाग को लघु वृत्तखंड, जिसमें से छोटे भाग को लघु वृत्तखंड तथा बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। जिसमें से छोटे भाग को लघु वृत्तखंड तथा बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। चित्र बनाओ और ये प्रदर्शित करो। ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। देखिए ये सामान्य परिचय है वृत्त का। अभी मैंने आपके सिलेबस से कुछ भी नहीं लिया है। ये वृत्त की सामान्य जानकारियां हैं, ये पता होना जरूरी है। वृत्त प्रश्नावली पढ़ रहे हैं तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन पता तो होना चाहिए वृत्तखंड क्या होता है। कल को आएगा वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, तो पता ही नहीं त्रिज्यखंड का मतलब क्या, तो तुम आगे सवाल क्या करोगे? ठीक है, इसलिए ये बताया जा रहा है आपको। अच्छा देख लिया? अब ये बताओ, ये छोटा हिस्सा था तो इसे लघु वृत्तखंड बोल रहे थे, ये बड़ा था तो कल को ऐसे हो जाए दोनों बराबर बराबर हो जाए, एग्जैक्टली बराबर बराबर हो जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए, बिल्कुल बराबर। कहाँ हो जाए? बिल्कुल बराबर हो जाए। तो फिर आप किसे कहेंगे लघु वृत्तखंड और किसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड? आए तो दोनों कैसे हो गए? अब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड नहीं बोल सकते हैं। अब ये वृत्त हकीकत में देखा जाए तो कैसा हो गया? आधा। कैसा हो गया? और आधा हो गया तो क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और आधा होगा तो ये जीवा होगी, वो कहां से गुजरेगी बताओ? केंद्र से होकर। कहां से गुजरेगी? अतः ये ए बी क्या होगा? व्यास होगा। क्या होगा? ए बी व्यास होगा। तो अगली लाइन से डैश लगा के लिखो। ये लिख लो, व्यास वृत्त को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। व्यास वृत्त को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। व्यास वृत्त को बराबर दो भागों में विभाजित करता है।
इसलिए ये दोनों भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं। इसलिए ये दोनों भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं। इसलिए ये दोनों भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं। ये कौन सा हो गया जी? आज अर्धवृत्त हो गया जी। और ऊपर वाला भी क्या हो गया? आधे आधे हो गए दोनों, इसलिए क्या बोल दिया है? अर्धवृत्त हो। बोलो बात तो समझ में आई? अब देखो चित्र बनाओ और आज लिखने से परेशान से दिख रहे हैं। हाँ लिखो लिखो, कुछ नहीं है, लिखो शाबाश। अच्छा एक और बचा है लास्ट, त्रज्यखंड। त्रज्यखंड देखो ये क्या होगा भाई? निश्चित तौर पर एक व्रत तो होगा ही होगा। तो प्रश्नावली का ही नाम क्या है? व्रत है। तो व्रत में दो त्रज्या, गौर से देखो जरा, दो त्रज्या ओ ए और ओ बी क्या है? दो त्रज्या, दो त्रज्या और एक चाप। ए बी क्या हो गई? अभी हम चाप पढ़े था, चाप। एक व्रत को दो भागों में विभाजित करने वाला है ना। ए बी चाप, दो त्रज्या और एक चाप के द्वारा गिरे हुए क्षेत्र को त्रज्यखंड कहते हैं। दो तो त्रज्या होंगी और एक क्या होगा? उसके द्वारा जो भी भाग गिरा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे? अच्छा ये भी तो दो त्रज्या, आज चाप क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो ये भाग भी क्या कहलाएगा? त्रज्यखंड। क्या कहलाएगा? परिभाषा के अकॉर्डिंग दो त्रज्या और एक चाप से घिरे हुए भाग को त्रज्यखंड कहेंगे। अब ये छोटा बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? लघु त्रज्यखंड। क्या बोलेंगे? और ये बड़ा बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रज्यखंड। हेडिंग लिखो त्रज्यखंड। समझ में आ रहा ना? तो लिखो ना, लिखो दो त्रज्या, दो त्रज्या, दो दो, क्या आप दो लिख लो, दो। हाँ हाँ, दो त्रज्या तथा एक चाप से, दो त्रज्या तथा एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को, घिरे हुए क्षेत्र को त्रज्यखंड कहते हैं। घिरे हुए क्षेत्र को त्रज्यखंड कहते हैं। दो त्रज्या तथा एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रज्यखंड कहते हैं। तथा इसके छोटे भाग को लघु त्रज्यखंड तथा इसके छोटे भाग को लघु त्रज्यखंड और बड़े भाग को दीर्घ त्रज्यखंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु त्रज्यखंड और बड़े भाग को दीर्घ त्रज्यखंड कहते हैं। ये तो हो गई कक्षा 9th की बात। कौन की बात? कक्षा 9th की सामान्य जानकारी दी अभी मैंने। चित्र बना लो और ये लिखो। केवल 3 कुछ नहीं तो कोई नहीं, आप इधर देखो। ले आए, आजा।
देखिए अब एक वृत्त और एक सरल रेखा के मध्य संबंध देखेंगे। एक वृत्त होगा और एक क्या होगी, सरल रेखा। देखिए तो